सा ग म प ध प ध प ग म प ग म ग रे मा शारदे मा शारदे मा शारदे मा शारदे तुम दीन जन दुख टारदे। करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, करके दया दयाल ने मानुष जन्म दिया, करके दया दयाल ने मानुष जन्म यह है चहनिया। वाराणसी से 1997 में अलग होकर बने चंदौली जनपद की एक महत्वपूर्ण बाजार। चंदौली के पश्चिमी उत्तरी इस क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह की कर्मभूमि। वाराणसी नगर से 28 किलोमीटर पूर्वोत्तर और जनपद मुख्यालय चंदौली से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यह बाजार। इसी चहनिया बाजार से 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है एक गांव हुदहुदीपुर।
इसी हुदूदीपुर गांव में माता धनराजी देवी व पिता राम अवध सिंह के यहाँ 10 फरवरी 1951 में जन्मे राजेंद्र प्रताप सिंह। परिवार की स्थिति आर्थिक रूप से कमजोर थी। पिता साधारण किसान थे। खेती के ही भरोसे परिवार का भरण पोषण होता था। होश संभालते ही राजेंद्र सिंह पिता के साथ खेती बाड़ी से जुड़ गए थे। वे खेतों में हल चलाते थे, निराई गुड़ाई करते थे, मवेशियों के लिए चारा काटते थे और मवेशियों को चराते भी थे। मेहनती पिता ने राजेंद्र सिंह के भीतर कठिन श्रम की बुनियाद भर दी। दूध, घी और पौष्टिक अनाज की कोई कमी नहीं थी। राजेंद्र सिंह बचपन में ही मेहनत और पहलवानी भी करने लगे थे। कठिन श्रम और मेहनत के बाद समुचित आहार ने इनको शारीरिक रूप से काफी मजबूत बना दिया था। राजेंद्र सिंह ने कक्षा 5 तक की शिक्षा अपने गांव हुदूदीपुर के ही प्राथमिक पाठशाला से प्राप्त की। इसके बाद पड़ोसी गांव प्रभुपुर के मिडिल स्कूल से 8वीं तक की पढ़ाई की। आगे की शिक्षा के लिए राजेंद्र सिंह गांव से करीब 7 किलोमीटर दूर रामगढ़ इंटर कॉलेज में दाखिला लिया। अघोरी संत कीनाराम की जन्मस्थली पर स्थित इस इंटर कॉलेज से राजेंद्र सिंह ने 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की। नजदीक में कोई महाविद्यालय नहीं होने के कारण उच्च शिक्षा के लिए अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर सकलडीहा कस्बे में स्थित डिग्री कॉलेज में राजेंद्र सिंह ने प्रवेश लिया। आवागमन का कोई संसाधन नहीं था। राजेंद्र सिंह पैदल ही सकलडीहा जाते आते थे। इसके बावजूद भी वे कभी महाविद्यालय में अनुपस्थित नहीं रहे और बीए व एलटी में अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण हुए। बाद में अध्यापन काल के दौरान इन्होंने महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से स्नातकोत्तर की उपाधि और बाल्सब्रिज विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त की। लेकिन इतनी कठिनाइयां झेलकर शिक्षा पाने का यह क्रम राजेंद्र सिंह के भीतर एक संकल्प को मजबूत कर रहा था और वह संकल्प था अपने क्षेत्र में शिक्षण संस्थान स्थापित करने का, ताकि आने वाली पीढ़ियों को ज्ञान व शिक्षा के लिए इतनी कठिनाइयां ना झेलनी पड़े और ना ही आवागमन में इतना समय नुकसान करना पड़े। शुरू में कुछ मित्रों ने सकलडीहा में ही विद्यालय शुरू करने के लिए कहा, क्योंकि चहनिया में शिक्षा का कोई खास माहौल नहीं था। लेकिन राजेंद्र सिंह मन ही मन चहनिया को कर्मभूमि बनाने के लिए चुन चुके थे। 11 सितंबर 1977 में चहनिया बाजार के भूपौली मोड़ के पास किराए के 2 कक्ष में नर्सरी विद्यालय शुरू किया। इस वर्ष मात्र 80 छात्र ही मिले, किंतु अगले वर्ष तक छात्रों की संख्या 200 हो गई। खुद की तरह कुछ मेहनती साथियों के साथ राजेंद्र सिंह श्रमजीवी हो चुके थे। फिर तो इनके कदम जिधर भी चले बंजर जैसी जमीन भी चहकने लगी, खिलने लगी, फलने लगी। मेरे कदम जो चले बंजर सी भूमि फले, तभी तो देखो फूलों का खिलना, प्राणों के मीत मिले। मेरे कदम जो चले बंजर सी भूमि फले, अंधेरी रात्रि सभी थे सोए, नन्हे से गीत जगे। मेरे कदम जो चले बंजर सी भूमि फले, ऐसे ही होंगे युगों के मेले, आशा की छाह तले। मेरे कदम जो चले बंजर सी भूमि फले, टूटे हैं बंधन जल्दी में जैसे शंकर की आँख खुले।
मेरे कदम जो चले बंजर सी भूमि फले। बैठेंगे कैसे आँखों के आगे सपनों के गीत जले। मेरे कदम जो चले बंजर सी भूमि फले। अंतर में गहरी निष्ठा युगी है श्रद्धा के फूल खिले। मेरे कदम जो चले बंजर सी भूमि फले। जीवन के मग में ज्योति जगी है प्रभु के होठ हिले। मेरे कदम जो चले बंजर सी भूमि फले। तभी तो देखो फूलों का खिलना प्राणों के मीत मिले। हे मेरे कदम जो चले बंजर सी भूमि फले। राजेंद्र सिंह दिन भर बच्चों को पढ़ाते और सुबह शाम उन्हीं साथियों को लेकर गांव-गांव घूमकर अभिभावकों से बात करते। मीठी वाणी और गंभीर व्यक्तित्व ने छात्रों व अभिभावकों को अपनी ओर आकर्षित किया। छात्र बढ़ते गए और जगह कम पड़ने लगी। तब राजेंद्र सिंह को अपनी व्यवस्था बढ़ाने के लिए सोचना पड़ा। साथी अध्यापकों के सहयोग से क्षेत्रीय गांवों से बांस व सूखी सरपत मांगने का क्रम शुरू हुआ। 26 जनवरी 1979 में 8 झोपड़ियों में विद्यालय स्थानांतरित व स्थिर हुआ। बड़ी बड़ी झोपड़ियों में कक्षाएं चलती तो पूरा गुरुकुल शिक्षण का माहौल लगता। संस्कारगत शिक्षा व समर्पित अध्यापन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया। छात्रों की संख्या बढ़कर 350 हो गई और बड़ी बड़ी झोपड़ियों की संख्या 20। पूरे वाराणसी परिक्षेत्र में इस विद्यालय की चर्चा होने लगी। चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं होती कि विद्यालय झोपड़ियों में चल रहा था, बल्कि इसलिए ज्यादा लोक चर्चा हुई कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षण और अनुशासनात्मक माहौल इस विद्यालय को सबसे अलग पहचान दिला रहा था। 16 जनवरी 1980 रविवार का दिन था। राजेंद्र सिंह अपने साथी अध्यापकों के साथ क्षेत्रीय गांवों में झोपड़ियों के विस्तार के लिए संसाधन मांगने गए हुए थे। किसी व्यक्ति ने सूचना दी कि आपके विद्यालय में आग लग गई है। राजेंद्र सिंह दौड़ पड़े विद्यालय की ओर। वहां पहुंचकर देखा तो 5-6 बड़ी बड़ी झोपड़ियां धू धू कर जल रही थी। कुछ अराजक तत्वों ने ईर्ष्यावश आग लगा दी थी। यह दृश्य देखकर राजेंद्र सिंह सन्न रह गए। माथे पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ गए। कहत प्रधानाचार्य हाय हाय दैया रे, किसने जला डाली हमरी मड़ैया रे। कहत प्रधानाचार्य हाय हाय दैया रे, किसने जला डाली हमरी मड़ैया रे। कहत प्रधानाचार्य किसी का बिगाड़ा नहीं अनहित किया रे। किसी का बिगाड़ा नहीं अनहित किया रे। भीख मांग मांग मैं तो हिस्से पूरा किया रे। भीख मांग मांग मैं तो हिस्से पूरा किया रे।
किसी से किया ना कभी भूल के लड़ैया रे, किसी से किया ना कभी भूल के लड़ैया रे, किसने जला डाली हमरी मड़ैया रे, कहत प्रधानाचार्य। साथी अध्यापकों व आसपास के लोगों ने किसी प्रकार आग बुझाई और अन्य झोपड़ियों को जलने से बचाया। प्रदेश सरकार द्वारा प्रेमचंद सम्मान से सम्मानित प्रसिद्ध उपन्यास रक्तबीज के वंशज में लेखक रामजी प्रसाद भैरव ने इस घटना का सजीव चित्रण किया है। इस घटना ने राजेंद्र सिंह को दुखी अवश्य किया, लेकिन इनके संकल्प को और अधिक मजबूत कर दिया। इसी वर्ष 1980 में जली हुई झोपड़ियों की जगह ईंट गारे की दीवारों पर खपरेल की छत वाले 12-13 कक्ष तैयार हो गए। अग्निकांड के बाद विद्यालय, अध्यापकों, शिक्षा, अनुशासन और समर्पण की चर्चाएं बढ़ गईं। छात्रों की संख्या इतनी अधिक हो गई कि नामांकन की सीमा तक तय करनी पड़ी। अनुशासन व सामाजिक शुचिता के निर्माण के लिए 1984 में लड़कियों की अलग कक्षाएं शुरू की गईं। इस विद्यालय को 1988 में हाई स्कूल और 1991 में इंटरमीडिएट की मान्यता मिल गई। राजेंद्र सिंह के इस विद्यालय से अनेक विद्यार्थी ऐसे निकले जो आगे चलकर प्रशासनिक सेवा, चिकित्सा सेवा, तकनीकी सेवा, कला, संगीत, खेल कूद व समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए। इसी बीच उच्च शिक्षा की व्यवस्था के लिए महाविद्यालय स्थापित करने हेतु छात्रों का निवेदन बढ़ने लगा। राजेंद्र सिंह इस निवेदन को दबाव व अपना कर्तव्य समझने लगे। उन्होंने तमाम अभिभावकों व शुभचिंतक मित्रों से इस संदर्भ में बात की। शिक्षा के लिए भिक्षाटन उनके लिए नया कार्य नहीं था और वे इस कार्य के महान उद्देश्य को समझते हुए कभी बुरा नहीं मानते थे। महाविद्यालय स्थापित करने के लिए बड़ी रकम चाहिए थी। एक साथी मोहम्मद डॉक्टर शमीम ने इनकी चिंता को घटाया। डॉक्टर शमीम ने एक मुश्त धनराशि उपलब्ध कराई। कुछ आर्थिक सहयोग अन्य क्षेत्रीय शुभचिंतकों से भी मिला। 1996 में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह ने महाविद्यालय का शिलान्यास किया। उच्च शिक्षा की सुविधा पाकर क्षेत्रीय विद्यार्थियों में खुशी छा गई। बहती है विद्या की नदी, अति तीव्र जिसकी धार है। बहती है विद्या की नदी, अति तीव्र जिसकी धार है। भारत को यदि विश्व गुरु कहा गया तो इसके पीछे महामानवों का तपपूर्ण प्रयास रहा। वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, वेदव्यास, द्रोणाचार्य, महावीर, चरक, कपिल, कणाद, बुद्ध, शंकराचार्य, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, चाणक्य से लेकर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, पंडित मदन मोहन मालवीय जैसे महानतम गुरुओं व शिक्षाविदों को भारत की मिट्टी ने रचा। बीएचयू जैसी महान संस्था को बनाने के लिए मालवीय जी ने घूम घूम कर दान ग्रहण किया। यह अनायास नहीं था कि लोग राजेंद्र सिंह को चहनिया का मालवीय कहने लगे, और आज भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने एकल प्रयास करके दान मांग मांग कर एक के बाद अनेक शिक्षण संस्थान स्थापित किए। खंडवारी देवी इंटर कॉलेज, माँ खंडवारी पीजी कॉलेज, माँ खंडवारी विधि महाविद्यालय, श्री त्रिदंडी देव प्राविधिक महाविद्यालय, माँ खंडवारी महिला महाविद्यालय, त्रिदंडी स्वामी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और आयुर्वेद महाविद्यालय व नर्सिंग कॉलेज जैसे शिक्षण संस्थान राजेंद्र सिंह के कर्मयोग के प्रतिफल हैं। इनको बोध है कि ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा दान है। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे। ज्ञान का दान ही सबसे बड़ा है, जिसे कोई ना लूटे।
ज्ञान का रिश्ता सच्चा रिश्ता, ज्ञान का रिश्ता सच्चा रिश्ता, बाकी रिश्ते झूठे। जो ज्ञान दान दे जाता है वो जग में अमर कहलाता है, जो ज्ञान दान दे जाता है। शुरू में ही प्राइमरी स्कूल से ही अभावों की ज़िंदगी में जीवन बढ़ता गया। माता पिता जी का स्नेह प्यार दुलार, नाना नानी मामा मामी का प्यार दुलार, गांव घर के बड़े बुजुर्गों का, अपने गुरुजनों का इतना आशीर्वाद मिला। और सबसे बड़ा आशीर्वाद 1960 से हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाएं चालू हो गई थीं। हम लोग प्राइमरी स्कूल से ही उसके सदस्य हो गए थे। और सबसे बड़ी सीख, सबसे बड़ा हमारे ज़िंदगी में परिवर्तन आत्मबल होता है। हमें RSS से सीखने को मिला। अपने माता पिता का आशीर्वाद इतना अमोघ रहा, ईश्वर की कृपा से पीछे मुड़कर नहीं देखे। गांव के माहौल में प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, इंटर, डिग्री कॉलेज, सारी शिक्षाएं हमने गांव के माहौल में किया है। कक्षा 8 में जब पढ़ रहे थे तभी हमारी शादी हो गई। गांव में एकाक लोग ताना मारे, बोली बोले, बचवा पढ़ लिख चुकला, अब पढ़ नहीं पाएंगे आप। एक बाबा जी थे, उस समय हम कक्षा 9 में थे। उन्होंने कहा बचवा शादी हो गई। हमने कहा जय बाबा हो गई। क्या बचवा तब तक तुम पढ़ लिख चुकला। हम कहे नहीं बाबा हम पढ़ेंगे। तो उनसे हम जिस भाव से हमने कहा कि बाबा हम पढ़ेंगे, अंदर से हमारी तैयारी उतना अच्छी होने लगी। और हाई स्कूल जब पास किए तो हम उस समय अपने माता पिता के अकेले लड़के थे। माता पिता ने कहा कि अब नहीं पढ़ना है, कौन देखेगा। लेकिन हमारी जिद के आगे हमारे माता पिता बेबस हो गए। फिर 11 में एडमिशन हुआ, 12 पास किए। 12 पास करने के बाद फिर हमारे माता पिता द्वारा, गार्जियन द्वारा ब्रेक लगाया जाए। लेकिन माँ की इतनी कृपा रही कि घर वाले तैयार नहीं थे कि हम ग्रेजुएशन करें। लेकिन आत्मबल इतना अधिक था कि हम हुदूदीपुर गांव से सकलडीहा तक जो 10 किलोमीटर है, हम पैदल जाने की ठान लिए। और करीब 2 महीना हम पैदल जाके क्लास किए। सुबह जाते थे, शाम को आते थे। घर वाले जान गए कि मानेगा नहीं, तो एक छोटी मोटी साइकिल खरीद दिए। फिर साइकिल से सफ़र शुरू हुआ। उस समय का माहौल आज के माहौल से जब हम तुलना करते हैं तो वास्तव में गुरु और शिष्य का संबंध इतना मधुर था, लगता था कि हम गुरुकुल में पढ़ रहे हैं। हम लोग BA ग्रेजुएशन कर रहे थे, लेकिन कभी हमको ख्याल नहीं पड़ा कि कभी कोई घंटा हमने छोड़ा है। यह सारी चीज़ें अभाव में थीं। इंटर में 12 रुपया फीस थी, 11 रुपया 12 आना फीस थी। लेकिन जब समय आता था तो मौके पर वो भी नहीं मिलता। माँ जाती थी किसी के घर से मांग करके लाती थी तो फीस दिया जाता। और खेती गृहस्थी हम बड़ा मन से करते थे। हम कुश्ती भी लड़ते थे, दंड बैठक भी करते थे। और खेती का कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो हम न किए हों और न करते थे। कक्षा 8 में पढ़ रहे थे, हमारे एक रिश्तेदार थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी बहुत सीधे साधे हैं, कोई छक्का पंजा रखते नहीं, तो तुम्हारी ज़मीन गांव वाले ले लेंगे, अभी से उसकी चिंता करो। तो हमने कहा क्या करें। उन्होंने कहा कि इंतखाब हर साल ले लिया करो, तब सुरक्षित रहेगी। अपने गांव से कक्षा 8 में हाफ पैंट पहने हुए थे, गंजी पहने हुए थे। और हम चले गए साबूपुर, कल्याणपुर के पास पैदल। और वहाँ से हम जा कर के जगदीश लाल थे लेखपाल। उन्होंने कहा बचवा कैसे आए हैं। हम कहीं कुछ काम था। कहें बताओ। हम कहीं इंतखाब चाहिए। कहे कौन सा इंतखाब चाहिए। तो हमने कहा खेसरा और खतियोनी दोनों चाहिए। तो लोग लगे हंसने चटा के, इतना बड़ा छोटा बच्चा और खेसरा खतियोनी की चिंता कर।
बड़ा अच्छा लगा। जिम्मेदारियाँ जितने हमारी बढ़ती गई उतना मनोबल ऊंचा होता गया। कक्षा 9 में हम पढ़ रहे थे, एक साधु बाबा आए थे। माता जी ने कहा कि बचवा का हाथ देखा बाबा। बाबा ने जब हाथ देखा तो उन्होंने कहा कि इसके हाथ से तो विद्यालय बनेगा, पोखरा खना जाएगा, मंदिर बनेगा। तो हमने कहा कि बाबा घरे भूजी भांग नहीं चला जगन्नाथ जी। तो बाबा ने कहा कि बेटा जो हम देख रहे हैं वही बता रहे हैं, इसमें चिंता करने की बात नहीं है। खेती में कोई भी ऐसा काम नहीं था, चाहे दौरी हाँकने से, पुरवट चलाने से, गन्ना काटने से, गन्ना पेरने से, गुड़ बनाने से लेकर के आलू प्याज जो भी है, अथक परिश्रम होता था। और एक इस तरह से हम ही कह सकते हैं कक्षा 8 के बाद हम पूरी गृहस्थी संभाल लिए। माता पिता का इतना स्नेह था, खाने पीने की इतनी आज़ादी थी कि कितना भी हम लोग काम करते थे थकने का नाम नहीं लेते थे। बीए करने के बाद 1-2 साल का गैप हो गया। घर वाले कहते थे अब क्या करेंगे, हमने कहा नहीं हमें बीएड करेंगे। 1975 में सकलडीहा पीजी कॉलेज में हमारा बीएड में हो गया और उस समय 400 कुछ रुपए फीस थी, 450। हमने माँ को बताया तो उस समय 4 पैसा भी नहीं था। माँ गई गांव से 450 रुपया सूद पर लेकर के आई तो हमारा एडमिशन हुआ। बीएड करने के बाद ये हुआ कि कुछ करना चाहिए, तो हमारे गांव के एक लखनऊ में रहते थे, उनसे कहा गया तो वो हमारी नौकरी 3 महीने के लिए सीजनल आरएफसी विभाग में हरदोई में टोडरपुर ब्लॉक है, वहाँ लग गई नौकरी 3 महीने की। 3 महीना हम बहुत मन से वहाँ काम किए, अधिकारियों के चहेते हो गए। वहाँ से आने के बाद सकलडीहा जहाँ से हम डिग्री लिए थे, वहाँ के एक दिलेश्वर सेठ थे, गोपाल रस्तोगी थे, गोपाल सेठ थे। उन लोगों ने कहा कि एक विद्यालय खोला जाए यहाँ बाल विद्या मंदिर के नाम से। हम लोग जून से लग करके अगस्त तक सकलडीहा हम रहे। उसके बाद वहाँ के लोगों ने कहा कि आप चहनिया में जाके खोलिए। तो हमें आज भी याद है 11 सितंबर 1977 तो चहनिया में हम लोग उद्घाटन किए और एक ब्लॉक प्रमुख थे बाबू गुलाब सिंह, उनके मकान में भाड़े पर कमरा लेकर के शुरुआत वहीं से हुई। धीरे धीरे हम लोगों का परिश्रम रंग लाता गया। दूसरे साल उसी गांव के प्रधान थे बाबू भोला सिंह, उन्होंने कहा कि गांव सभा की एक ज़मीन है, अगर आप उस पर चलाना चाहें तो चलाऊँ, लेकिन वह कन्या पाठशाला के नाम से सुरक्षित है। ज़मीन देखे, हमने कहा कि आप दे देंगे तो ज़रूर उस पर चलें। 1978 जनवरी 1978 में उस ज़मीन पर हम लोग गए। कहीं खाई कहीं पहाड़ टाइप की ज़मीन थी, लेकिन धीरे धीरे उसी पर मड़ई लगाना हम लोग शुरू किए। और 1981 में फरवरी के महीने में किसी ने उस मड़ई में आग लगा दिया, मड़ई जल गई। बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन माँ खंडवारी की इतनी कृपा रही कि कोई भी समस्या उन्होंने आने नहीं दिया। जब मड़ई फूंक दी गई तो अगल बगल के गांव घर समाज के लोगों का इतना सहयोग मिला कि उसी साल खपड़े का वो बन गया विद्यालय। हम लोग टिकाई कराते थे बच्चों की, जैसे गुरुकुल पद्धति चलती थी उस हिसाब से बच्चों को हम लोग रात में भी पढ़ाते थे, सुबह शाम, और दिन में भी पढ़ाते थे। और बच्चों का इतना प्यार मिलता था कि हम लोग कभी थकने का नाम नहीं लेते थे। ऐसी स्थिति में हर साल हमारे यहाँ बच्चे बढ़ते गए। जब कमरे की आवश्यकता होती थी तो हर साल 5 कमरा 10 कमरा हम लोगों को बनवाना पड़ता था। कॉलेज से कम 2-3 IAS, 1 दर्जन PCS, सैकड़ों इंजीनियर, दर्जनों डॉक्टर विद्यालय की देन है। क्रीड़ा क्षेत्र में भी हमारे बच्चे एशियाड तक गए हैं, कई देशों का दौड़ विदेशों में जा कर के अपने परचम को लहराए हैं। कम से कम हमारे सैकड़ों बच्चे रेलवे ज्वाइन किए होंगे, सैकड़ों से कम 1500 बच्चे मिलिट्री या पुलिस में जा कर के अपनी प्रतिभा बिखेर रहे हैं। विद्यालय सांस्कृतिक क्षेत्र में भी अपना परचम लहराया है। विद्यालय से ऐसी प्रतिभाएं निकली हैं कि प्रदेश स्तर पर भी वाद विवाद प्रतियोगिता में, जैसे संपूर्णानंद वाद विवाद प्रतियोगिता है, महादेवी वाद विवाद प्रतियोगिता, कई बार हमारे बच्चे पूरे प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का खिताब जीत चुके। कोई भी गरीब बच्चा हमारे कॉलेज में पढ़ना चाहता है, चाहे पैसा दे या न दे,
उसकी व्यवस्था कॉलेज अपने तरफ से करता है। वो जहाँ तक पढ़ता है, प्राइमरी से लेके पीजी तक, या जो भी पढ़ना चाहता है विद्यालय, उसके लिए सहयोग करता है। 1995 का लास्ट रहा। 11 की बच्चियाँ 12 की बच्चियों को विदाई दे रही थी और हमको बुलाई सब। हम गए, बेटा क्या बात है? तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग 12 तो इस साल पढ़ लेंगे, पास हो जाएंगे, तो बीए में कहाँ पढ़ेंगे। हम बड़ा अफसोस में पड़ गए, क्योंकि बीए खोलना हमारे लिए आसान नहीं था। नवरात्र आने वाला था। बहुत माँ को ध्यान में रखते हुए हमने बच्चियों से कहा कि ठीक है बेटा, तुमको जुलाई से हम यहीं पढ़ाएंगे। एक दिन ऐसे ही बैठे थे, चेहरा मुरझाया हुआ था। एक डॉक्टर समीम आ गए। उन्होंने कहा कि क्यों मुंह लटकाए बैठे हो, कि ऐसी बात है, हम आश्वासन दे चुके हैं बच्चियों को, उसी उधेड़ बुन में है कि कैसे जुलाई में उनको हम पढ़ाएं। तो उन्होंने कहा कितना पैसा चाहिए? उनकी 2.5 लाख तो केवल जमा करना है, एंडाउमेंट। उन्होंने कहा कि बस इतने। हमको थोड़ा अंदर से खुशी हुई, क्योंकि हाँ डॉक्टर साहब, अगर इतना भी मिल जाएगा तो बच्चियों को पढ़ा लो। उन्होंने कहा कब तक दे देंगे? नवरात्र आने वाला था। हमने कहा नवरात्र में किसी दिन दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक, शनिवार को हम लेके आएंगे। और हमको विश्वास नहीं हुआ, शनिवार को शाम होते होते 2.5 लाख रुपए का एक बैग लेते हुए हमारे कॉलेज में पहुंच गए। हमारे यहाँ जो भी डिग्री कॉलेज की शुरुआत हुई, डॉक्टर समीम अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा उनका नमन बंदन हम करते रहते हैं। 78-79 में हम लोग मरई लगाए। 79-80 में विद्यालय शुरू हुआ अपने रूप में। 80-81 में अस्थायी मान्यता मिली। 81-82 में अस्थायी मान्यता मिली। और 82-83 में हम लोगों को एड के लिए जाना पड़ा। और 6 महीने तक लगातार लखनऊ से चंदौली चहनिया हम लोग करते रहे। उस समय पंडित जी की कृपा से और हमारे प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रताप सिंह जी के प्रयास और उनके लगन से हम लोग को एड मिल गई। 85-86 में जब हाई स्कूल की मान्यता मिली, और हाई स्कूल की मान्यता के बाद जब हम लोग तहसील परिषद में प्रवेश किए, साहित्यिक कार्यक्रम को लेकर के जब मंच पर उतरे, तो हम लोगों के पास यह शक्ति नहीं थी बच्चों को मंच पर चढ़ने के लायक उनको पैजामा कुर्ता या जैकेट बनवा सके। उस समय जब मंच पर बच्चों को चढ़ाना होता था, तैयारी तो हम लोग छोटे छोटे बच्चों की कर लेते थे, लेकिन अपना धोती, कुर्ता, जैकेट, गमछा सब उन लोगों को पहना करके मंच पर चढ़ा देते थे। और हम लोग गमछा पहन करके पब्लिक के बीच में छुप कर बैठ जाते थे। वहीं बैठ करके हम लोग देखते रहते थे और कार्यक्रम चलता रहता। जब हमारे बच्चे फर्स्ट आते थे, तब हम लोग को ये होता था कि यदि गंजी भी उतार दिए हम लोग, तब भी हम लोग को सार्थकता थी। वह दिन, वह बच्चों का प्रयास और हमारे प्रधानाचार्य राजेंद्र प्रताप सिंह जी की लगन और उनका जो विद्यालय के प्रति समर्पण था। उस समय मैं एक बात और कहूँगा कि हमारे जो सहयोगी अध्यापक थे, वो भी अपने दिल जान से लगे हुए थे। और बच्चे तो इतने, जैसे कि कभी संदीपनी के आश्रम में यदि भगवान लकड़ी काटते थे, तो हमारे बच्चे भी ईंटा ढोते थे, गारा देते थे, बांस काटते थे और मड़ई छाने की जब बात आती थी, तो हमारे अध्यापक यही कहते थे, एक लेबर करेंगे तो पैसा देना होगा, हम लोग कहाँ से पाएंगे। तो हम सारे लोग, प्रधानाचार्य जी, हम लोग सारे अध्यापक अपनी मड़ई भी छाते थे और उसको उठाने के लिए ईंटा और गारा से कोटा भी जोड़ते थे। और जब दीवार उठाने का सामर्थ्य हुआ, तो जो हम लोग पटड़ी ले आए ऊपर छाने के लिए, तो एक दिन केवल मिस्त्री लाए थे। और एक दिन का मिस्त्री हम लोग का उस समय 250 रुपया लिया। हम लोग को वह अखड़ गया। तो सुबह हम लोग आपस में निर्णय किए उसके जाने के बाद कि अब तो हम लोग खुद छाएंगे। और 8 दिन में सारा विद्यालय हम लोग उस पटरी से अपने छाते। उसी समय एक अजीब घटना घटी, लेकिन माँ खंडवारी के आशीर्वाद से वह दुर्घटना नहीं हो पाई। क्योंकि जिस समय एक लेबर उस पर चढ़ करके काम कर रहा था, ऊपर 33,000 वोल्ट का तार था और वह उससे टच कर गया
और वह बेहोश होकर नीचे गिर गया। हम लोग माँ खंडवारी का नाम लेकर के उसको अस्पताल में ले आए और डॉक्टर की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन उसमें डॉक्टर प्रधान थे। एक सुई वे लगाए और एक रामजी पांडे थे वे लगाए। जब 4 सुई लगी, जब होश में आ गया तब कहे कि जाइए आप लोग पहुँच गए, नहीं तो आज आप लोगों का स्कूल क्या चलता, आप लोग चौका घाट हो। लेकिन हम लोग के जान में जान उस समय आई जब वो उठा, होश में आया, और जब उसको हमने दूध पिलाया और दूध पिला करके जब उसको पैसा दिया तो उसने कहा बाबू कल हम फिर आए, और वह फिर सुबह काम पर आ गया। इस तरह से सारी कठिनाइयों को झेलते हुए यह विद्यालय आज पीजी कॉलेज, हम लोग इसे कहते हैं कि केजी से पीजी तक अगर कहीं है तो हमारे राजेंद्र प्रताप सिंह जी का प्रयास है। आज चाहे किसी को पॉलिटेक्निक करना हो, किसी को बीएससी करना हो, किसी को एमएससी करना हो और किसी को एलएलबी करना हो, वह भी हमारे यहाँ वह कर सकता है। आज हम लोग को संतोष इस बात का होता है कि हम लोग तो पैसे के अभाव में कहीं बाहर जाकर नहीं पढ़ पाए, तो हमारे जो क्षेत्र के बच्चे हैं वे भी कहीं उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। बाबू राजेंद्र प्रताप सिंह जी अपने विद्यार्थी जीवन के बाद से ग्रामीण अंचल में जो शिक्षा की अलख इन्होंने जगाई वो निश्चित रूप से काबिल तारीफ रही है। और यूँ कहा जाए कि जिस तरह से इन्होंने शिक्षण संस्थान उस ग्रामीण अंचल में शुरू किया, इससे ऐसे तमाम गरीब बच्चे लाभान्वित हुए जो नहीं हो सकते थे यदि इनका शिक्षा संस्थान नहीं रहा होता। गरीबों के प्रति इनके मन में जो भावना विद्यार्थियों के मन प्रति रही है कि गरीब विद्यार्थी भी जिसके पास फीस नहीं है, जो नहीं दे सकता, वह भी इनके विद्यालय में, महाविद्यालय में, इनके बीएड कॉलेज में, इनके लॉ कॉलेज में पढ़ते रहे हैं। इनको मैं भली भांति बहुत बचपन से मैं इनको जानता हूँ और इन्हें समझिए चंदौली का मालवीय जी कहा जाता है और मृदुल सरल स्वभाव के व्यक्ति रहे हैं। इतनी ऊंचाई जब पर जाने के बाद भी आपने सहजता नहीं छोड़ी है और जो इनके मिलने का जो तौर तरीका है आज भी गंवई परिवेश का है और साथ ही साथ जिससे मिलते हैं उसको ये अपना बना लेते हैं। बात 80 के दशक की है जब गांव में प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल के अलावा कोई ऐसा आधुनिक विकल्प मौजूद नहीं था जहां छात्र अध्ययन करके उन शहरी छात्रों का मुकाबला कर सकता था जहां आधुनिक शिक्षा से परिपूर्ण उनके पास विद्यालय होते थे, संसाधन होते थे। मुझे याद है उस दौर में इन्होंने चहनिया जैसे एक छोटे से जगह में नर्सरी स्कूल का बीजारोपण किया और देखते ही देखते उनके अत्यधिक परिश्रम, नियमित लगन तथा ईमानदारी से एक ऐसा शिक्षा का वट वृक्ष बना जो अपने तरीके का दूसरा उदाहरण वहाँ मौजूद नहीं है। खंडवारी देवी इंटर कॉलेज, खंडवारी देवी महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, बीटीसी, तमाम कितनी शाखाएं जो आज उस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में वहाँ उपलब्ध है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर श्री राजेंद्र प्रताप सिंह अपने ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने समर्पण से इसमें आगे नहीं बढ़े रहते तो हो सकता है कि उस सुदूर ग्रामीण परिवेश में इस तरीके की सुख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, खास तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में। गुरुदेव राजेंद्र प्रताप सिंह ने एक नर्सरी स्कूल का बीजारोपण किया था जहां शिक्षा, आधुनिकता, संस्कार एवं चिंतन के साथ साथ व्यक्तित्व का विकास भी तराशा जाने लगा था। हम लोग उन्हीं तरह से ये एक छोटे से उदाहरण हैं। उन्होंने अपने शिष्यों को पितृवत स्नेह, वात्सल्यपूर्ण प्रोत्साहन, नियमित मार्गदर्शन से हमारे जैसे कई शिष्यों का निर्माण किया। मेरा ऐसा मानना है कोई जलने वाला दीप ही दीप मालिकाओं को प्रज्वलित कर सकता है। श्री राजेंद्र प्रताप सिंह
एक ऐसे दीप हैं जो स्वयं जलकर एक ऐसा रास्ता बनाए जिस पर चलकर तमाम ऐसे छात्र हैं जो आज देश भर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उस महान व्यक्तित्व को एक नमन करता हूँ। ऐसा मानता हूँ कि वो चहनिया जैसे जगह के लिए दूसरे मानवीय हैं। डॉक्टर राजेंद्र जी से हमारी पहली मुलाकात हाई स्कूल में हम लोग पढ़ रहे थे तो हुई। बाद में फिर इनकी हमारी मुलाकात सकरडीहा डिग्री कॉलेज सन 71-72 में हुई और ये शुरू से बड़े शांत प्रिय और बहुत ही मधुर वक्ता और बड़े सुलझे हुए इंसान दिखाई देते थे। शुरू से इनके मन में एक शिक्षा की तरफ इनकी एक ललक थी कि शिक्षा को शिक्षा क्षेत्र में शिक्षक के रूप में हम जोड़ें और इसका पूर्ण रूप से हम विस्तार करें। आज उनकी मानसिकता की वजह से, विचार की वजह से आज सकरडीहा और चहनिया एक तरह से ये मालवी के रूप में आज जाने जाते हैं और सच में मालवी है भी। इनके जीवन पर जितनी भी छाया है सब इनके माँ और इनके पिताजी की पड़ी। माँ खंडवारी देवी जी के प्रभाव से, आशीर्वाद से राजेंद्र जी आज जिस मुकाम पर हैं भगवान करें कि उससे भी आगे जाएं। जैसे बनारस में BHU है और BHU के लिए मालवी जी का नाम लिया जाता है, उसी तरीके से सकरडीहा और चहनिया में आज डॉक्टर राजेंद्र जी का नाम लिया जाता है। शिक्षा के लिए शुरू से इनकी जो प्रवृत्ति थी उसी के चलते आज प्राइमरी स्कूल से भिक्षाटन करके विद्यालय की स्थापना करके, स्थापना के बाद आज इतने विद्यालय महाविद्यालय खोले हैं। विद्यालय का जीवन था, इनके मन में एक बात आई कि चुनाव लड़ा जाए, तो हम लोग मिल करके आपस में कई साथी चुनाव के विषय में चर्चा करके, और इतना त्यागी थे कि उस समय हम लोगों ने कह दिया तो ये चुनाव लड़ना भी दूसरे को निर्विरोध अध्यक्ष बना दिए। तो त्याग इनके शुरू से जीवन का एक अभिन्न अंग था। उस क्षेत्र के लोगों को शिक्षा के लिए कहीं दूर न जाना पड़े, सबको नज़दीक करके परिपूर्ण रूप से आज जो समाज मांग कर रही है उस हिसाब से शिक्षा जो है उन्होंने सबको प्रदान किया है। हमारी तरफ से इनको नेक सारी शुभकामना। जब हम पढ़ने जाया करते थे तब वह एक विद्यालय झोपड़ी में चला करता था, लेकिन आज वहाँ के प्रधानाचार्य रहे श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी के समर्पण त्याग और उत्कट जीविका से एक प्राथमिक विद्यालय के स्तर का विद्यालय स्नातकोत्तर विद्यालय में बदल चुका है, जहाँ तकनीक से प्रबंधन तक और विधि से शैक्षणिक प्रशिक्षण तक की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे समय में वह विद्यालय जिस भी स्तर पर चलता था पूरे जिले में उसका एक स्थान था, सबसे अच्छा माना जाता था। और हमारे प्रधानाचार्य श्री राजेंद्र प्रताप सिंह जी की मेहनत से उस विद्यालय को आज इतना व्यापक स्तर पर फैलाया जा चुका है, बढ़ाया जा चुका है और शिक्षा से प्रसारित किया जा चुका है कि वह विद्यालय चंदौली जिले में एक विद्या का केंद्र बन के उभरा है। और उनके त्याग समर्पण के कारण पूरे पूर्वांचल में B.Ed की डिग्री के लिए एक मुख्य स्थल बन गया है। शिक्षा का प्रचार प्रसार और फलदार वृक्ष का रोपण मनुष्य को अमर बना देता है। शास्त्रों के इस कथन को राजेंद्र सिंह के कर्म से जोड़कर इसलिए भी देखा जा सकता है क्योंकि इन्होंने जितने भी शिक्षण संस्थान स्थापित किए हैं वहां भरपूर मात्रा में फलदार वृक्ष भी लगाए हैं। आज इनके द्वारा लगाए गए हजारों वृक्ष फल दे रहे हैं। सामाजिक कार्यों में रुचि के कारण राजेंद्र सिंह 1962 से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। इन्होंने संघ का 1 वर्षीय OTC प्रशिक्षण भी प्राप्त किया
अपने चहनिया बाजार में नशा निवारण केंद्र की स्थापना की, जहां से हजारों ने सफल निदान पाया। राजेंद्र सिंह रेड क्रॉस एसोसिएशन के भी सदस्य हैं। इसके माध्यम से रोगियों की सेवा करते रहे। अपने शिक्षण संस्थानों द्वारा दिव्यांग व निराश्रित बच्चों की निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था करते रहे हैं। शिक्षक हितों के लिए सदैव संघर्षरत रहने वाले राजेंद्र सिंह वर्तमान में उत्तर प्रदेश वित्तविहीन शिक्षक महासभा के अध्यक्ष हैं। स्ववित्त पोषित महाविद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के प्रादेशिक संरक्षक हैं। उत्तर प्रदेश स्ववित्त पोषित बीटीसी प्रबंधक एसोसिएशन के महामंत्री भी हैं। इसके अतिरिक्त जनपद व मंडल स्तर के अनेक संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक सिद्ध क्षेत्रीय संत सैता पट्टी वाले नागा बाबा ने एक बार राजेंद्र सिंह को हाथों में कुछ प्रसाद थमाते हुए कहा था कि लिख पढ़। इन दो शब्दों का इनके जीवन पर बेहद गहरा प्रभाव पड़ा। इस प्रभाव का पहला प्रमाण यह माना जा सकता है कि इन्होंने पढ़ाई लिखाई को ही अपना अध्यवसाय बनाया और तमाम शिक्षण संस्थानों की स्थापना की। लेकिन सैता पट्टी वाले नागा बाबा के लिख पढ़ वाले आशीर्वाद का एक सीधा और सधा प्रभाव यह हुआ कि राजेंद्र सिंह गहन स्वाध्याय व लेखन में भी खूब सक्रिय रहे। जो भी पढ़ते थे उस पर स्वतंत्र मनन व मीमांसा करते रहे और उन विचारों को लिखते रहते थे। स्वतः स्फूर्त भावों को कविताओं के रूप में भी ढालते रहे। पिछले वर्षों में इनकी लगभग दर्जन भर पुस्तकें प्रकाशित हुईं, जो उक्त आशीर्वाद का ही प्रतिफल है। इसी ठौर अब छांव निबंध संग्रह, रहता हूं बंजारों सा कविता संग्रह, वे भी इंसान थे निबंध संग्रह, श्यामाचरण लाहिड़ी एवं ब्रह्मज्ञान का स्वरूप दार्शनिक निबंध संग्रह, हिंदी की श्रेष्ठ कहानियां संपादन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जीवन यात्रा जीवनी, प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानियां संपादन और भगवद गीता को पढ़ते हुए आध्यात्मिक समीक्षा इत्यादि राजेंद्र सिंह की प्रमुख पुस्तकें हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह को देश विदेश में अनेक संस्थाओं ने समय समय पर सम्मानित भी किया। थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री वित्सनु खुरियानगम ने ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड से विभूषित किया। बाल्सब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हुई। उत्तर प्रदेश पत्रकार परिषद द्वारा पूर्वांचल रत्न सम्मान मिला। इसके अतिरिक्त दर्जनों महत्वपूर्ण संगठनों व संस्थानों ने राजेंद्र सिंह को सम्मानित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह, प्राचार्य खंडवानी देवी इंटर कॉलेज, जो सकलडीहा उप जिलाधिकारी के कार्यकाल में मेरे उस पद पर आसीन थे। उनके बारे में मैं बताऊं, सामाजिक कार्यों में इनकी बड़ी अभिरुचि थी, ऐसा हम लोगों ने पाया। जब कभी बालिका शिक्षा के विकास के लिए कोई सेमिनार करनी हो, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य की तमाम अन्य योजनाओं के लिए ब्लॉक लेवल पर कोई सेमिनार करना हो या प्रशिक्षण देना हो, ऐसे समय में डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह हमेशा शासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तत्पर रहा करते थे। यही नहीं, मैंने ये भी पाया है कि समय समय पर साहित्यिक और सामाजिक सेमिनारों के बड़े शौकीन रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है उस कार्यकाल के बाद इधर के कार्यकाल में, जब मैं यहाँ एडिशनल कमिश्नर प्रशासन के रूप में रहा, तो मैंने पाया कि इनके में हिंदी के प्रति, हिंदी साहित्य के प्रति भी तमाम विशेष तरह की रुचियाँ हैं। कई बार उन्होंने आग्रह किया कि यहाँ पे बड़े कार्यक्रम कराए जाए, कक्षावन कराया जाए। इनकी मैं जहाँ तक समझता हूँ कि यह एक सद्भावना रही है साहित्यकारों की मदद करने की। साहित्यकारों के प्रति इनका विशेष रवैया, संवेदनशीलता के स्तर पर मैं पाता हूँ कि आज भी वित्तविहीन विद्यालयों के लिए एक सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसे राजनीतिक मंच पर भी लाते हैं और सामान्य स्थितियों में भी सेमिनार वगैरह के माध्यम से पुरजोर कोशिश करते हैं कि यह मसला हल हो जाए। राजेंद्र प्रसाद सिंह जी पिछले कई वर्षों से वित्तविहीन अध्यापकों के लिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। पूरे इस पूर्वांचल के इलाके में अनवरत
जो इनका संघर्ष है, निश्चित रूप से शिक्षकों के लिए, कर्मचारियों के लिए जो वित्तविहीन है, जिनके ऊपर माध्यमिक शिक्षा हो, डिग्री कॉलेज हो, ITI कॉलेज हो, इन तमाम जो शिक्षण संस्थान हैं जिनके शिक्षक वित्तविहीन हैं, बहुत ही कम अल्प वेतन पर यह काम करते हैं और इनके बेहतरी के लिए, इनको अनुदान दिलाने के लिए, इनको मानदेय दिलाने के लिए जो इनका अनवरत संघर्ष है, प्रेस मीडिया में, साथ ही साथ सभा, पंपलेट, जो भी माध्यम हो सकता है उन माध्यमों के जरिए आप करते रहें और आज भी चाह रहे हैं कि जो वित्तविहीन शिक्षक हैं, चाहे वो माध्यमिक के हों, चाहे डिग्री कॉलेज के हों, चाहे वो ITI कॉलेज के हों, उनके चेहरे पर मुस्कान हो, उनका जीवन भी बेहतर हो सके, उनके बेहतर भविष्य के लिए आज भी आप संघर्षरत हैं। चंदौली के मालवीय नाम से अभिषिक्त सम्मान्य राजेंद्र सिंह जी का भाव चित्रण। राग जन जन प्रति मान देता, जेता स्वयं समाधान देता, न्यायप्रद भाव सम्मान देता, द्रव सा तारल्य मान देता, सिंधु सम गंभीर श्रेय देता, हमराह शुभ संकल्प पाथेय देता, सुविचार उत्कर्षक ध्येय देता, धीर मार्गदर्शन प्रेय देता, मान का भाव सम्मान देता, न्याय पे दृष्टिकोण युक्ति देता। मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत महान आदमी है। उन्होंने मुझे एक पुत्री की तरह, एक शिष्या की तरह ध्यान दिया। बहुत खुशनसीब लोग होते हैं जिन्हें कोई गुरु, एक पिता समान मिले हो, और मुझे वो मिले हैं। जब मैं 99 में मैं खंडवारी देवी पहुंची तो मुझे लगा मेरी ज़िंदगी की शुरुआत अब हो चुकी है। मुझे उस स्कूल से बहुत कुछ मिला है, मुझे एक अच्छा खेल मिला है। इन्होंने चहनिया क्षेत्र में और पूरे चंदौली जिले में जो विद्यालय स्थापित किए हैं वह पूरा जैसे बनारस में मालवीय जी ने स्थापित किया उस हिसाब से जाने जाते हैं। और हम लोग जो काम करते हैं इन्हीं के प्रेरणा स्रोत भी करते हैं। इन्होंने वित्तविहीन शिक्षकों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। 2 दशकों से पत्रकारिता के दौरान मैंने डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह को देखा है कि उन्होंने अपने जीवन में शिक्षा और शिक्षकों के प्रति जुझारू तरीके से पूरा जीवन पर्यंत कार्य किया है। इसलिए उन्हें चंदौली का मालवीय कहा जाता है, तो यह सच ही है। आज भी उन्होंने दिन रात एक करके शिक्षकों के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। विद्यार्थियों के प्रति भी उतना ही सचेत रहते हैं जितना एक अभिभावक अपने बच्चे के प्रति सचेत रहता है। उन्होंने अपनी पुरानी स्कूटर से भाग दौड़ करते हुए एक मड़ई में विद्यालय का शुरुआत किया और दिन रात एक रुपया जुटा करके उन्होंने गांव में भी छाटन करके भवन का निर्माण कराया और एक करके भवनों का निर्माण किया कि बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। प्राचीन गुरुओं की तरह गंवई माहौल में धोती कुर्ता के साथ पान खाते हुए प्रसन्न चित्त मुद्रा में सभी से मिलते हैं। चाहे शिक्षक हों या अभिभावक हों, सबसे साधारण तरीके से बात करना उनका बहुत ही सुंदर स्वभाव दिखता है। पारंपरिक गुड़गुड़ा को कभी नहीं छोड़ते। उनके घर जाएंगे तो जरूर उनको गुड़गुड़ा के साथ देखेंगे।
अध्यापक रिटायर हो रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा कोई अनुदान नहीं। उनकी पीड़ा सताने लगी तो हम लोग प्रदेश में एक संगठन बनाए, माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा। उसके माध्यम से कई बार धरना प्रदर्शन, घेराव सरकार का हुआ, लाठियाँ चली, पानी बरसाया गया, लेकिन फिर भी उस अभियान में उत्साह में कोई कमी नहीं आई। आज भी हम लोग वित्त विहीनों की पीड़ा को समझते हुए वित्त विहीनों के कल्याण के लिए आज भी हम लोग सरकार से लड़ते झगड़ते चल रहे हैं। कॉलेज के विकास के लिए डोनेशन लेने के लिए, चंदा मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए कलकत्ता गए थे। 40 दिन रहने के बाद 4000 के लगभग मिला था। उस समय 4000 की बहुत बड़ी कीमत थी। दूसरी बार हम गए महाराष्ट्र, एक भी पैसा चंदा नहीं मिला। तो वहीं हमारे अंदर कविता का प्रस्फुटन हुआ। उसी दिन पहला दोहा हमने लिखा कि जिस दिन था पैसा नहीं एकदम मेरे पास, क्या करूं क्या ना करूं मन हो रहा उदास। पहला प्रस्फुटन वहीं से हुआ। उसके बाद कविताएं भी लिखना शुरू किए। शुरू में ही अभाव में पलते हुए, अभाव में रहते हुए एक ललक हो गई दिमाग में, दिल में कि समाज के लिए कुछ करना है। और उसमें हमारे पिताजी जो हमारे लिए शिव समान थे, माँ पार्वती के समान थी, उन लोगों का संस्कार, उन लोगों की हृदय विशालता का अनुकरण करते हुए उन्हीं लोगों के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और दिल में एक ललक है कि अगर किसी तरह हम वित्त विहीन अध्यापकों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकें, उनके हक की लड़ाई उनको दिला सकें, समान कार्य का समान वेतन या सम्मानजनक मानदेय अगर दिलाने में हम सफल होते हैं तो हमको बहुत बड़ी संतुष्टि होगी। हमारे अध्यापकों का परिवार बसेगा कि हमारी ज़िंदगी में माननीय कार्ल मार्क्स जी और पंडित दीनदयाल जी दोनों लोगों का जो दर्शन है उसका असर हमारे ऊपर काफ़ी गंभीरता से पड़ा है। और सबसे बड़ी जिसकी शुरुआत में ही कार्ल मार्क्स के समान ही हमारे पिताजी थे और उनके दिमाग में न कोई छोटा था न कोई बड़ा था, जो सर्वहारा वर्ग है और अंतिम जो सीढ़ी है, अंतिम जो पायदान है, उस पर जहाँ आदमी है उसकी उन्नति के लिए, उसको उठाने के लिए प्रयास करना चाहिए। उस सिद्धांत का मैं कायल हो गया। मैं उन महान पुरुषों को, कार्ल मार्क्स जी को, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके दर्शन की छाप के वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और इस स्तर से समाज की सेवा में लगा। मेरी माताजी रामचरित मानस की बहुत प्रेमी थी। बिना 10 दोहा 5 दोहा हमसे सुने और खाना भी नहीं खाती थी। तो संस्कार हमको अपने घर से शुरुआत हुई और भविष्य में हमारे प्रथम गुरु सैतापट्टी नागा बाबा, हमारे प्रथम गुरु 1969 में उन्होंने हमको दीक्षा दिया था, जो पढ़ लिख। बाद में तीनंजी स्वामी जी के सानिध्य में आए और हर वेदों के विषय में उनके मुखारबिंद से जानकारी मिलती गई। वैदिक काल की संस्कृति को हम सब हर बच्चों के जेहन में भरना होगा। जो प्राचीन संबंध हमारे चल रहे थे उसकी याद दिलाना होगा। हमारे जितने महापुरुष हुए हैं उनको हमारे पाठ्यक्रम में शामिल करना होगा, चाहे जो भी महापुरुष हों देश के विदेश के, जिससे अगर हमारे समाज का कुछ विकास हो सकता है, उत्थान हो सकता है, ऐसे महापुरुषों को हमारे साहित्य में जोड़ा जाए। और हमें सब कुछ सड़क पानी बिजली सब छोड़ छाड़ करके हमें मानव निर्माण करना चाहिए। धर्म तो वह होता है जो कि किसी का अहित न हो, उसको धर्म कहते हैं। अगर हमारे धार्मिक प्रवृत्ति से किसी का भी अहित होता है तो उसको धर्म कहा ही नहीं जा सकता। हमारे आप में एक राष्ट्र धर्म होना चाहिए जिसमें न किसी के साथ कोई अन्याय हो, न किसी को हे दृष्टि से देखा जाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रताप सिंह विमर्श देते हैं, आक्रामक नहीं, विनम्र विमर्श। उनके भीतर की बेचैनी बिल्कुल साधारण मनुष्य जैसी नहीं है। शुरू में जब झोपड़ी में विद्यालय खोले तो उसे स्थापित करने की बेचैनी, एक विद्यालय स्थापित हो जाने के बाद महाविद्यालय स्थापित करने की बेचैनी, बच्चियों की सुविधा के लिए बालिका महाविद्यालय स्थापित करने की बेचैनी, इसके बाद विविध विषयों के संकाय शुरू करने की बेचैनी, अनेक बड़े शिक्षण संस्थान स्थापित करने के बाद
छात्रों का भला करते हुए अध्यापकों के हित संरक्षण की बेचैनी, वित्तविहीन शिक्षकों के उचित मानदेय हेतु प्रदेश स्तर पर आवाज बने रहने की बेचैनी, क्षेत्रीय समस्याओं का हल ढूंढने की बेचैनी, विकास और राजनीतिक शुचिता के लिए सत्ता प्रतिष्ठान तक पहुंचने की बेचैनी, बेचैनी ही बेचैनी। उम्र के 7वें दशक में पहुंचने के बाद भी उनकी ये बेचैनी तनिक भी कृशकाय नहीं हुई और उनके मुंह से किसी माई के लाल ने आज तक यह नहीं सुना कि अब मैं नाचियो बहुत गोपाला। कभी उन्हें थकते हुए किसी ने नहीं देखा। क्षेत्र के अनेक लोग उन्हें मालवीय की संज्ञा से नवाजते हैं। बेहद कठिन परिश्रम से उन्होंने बहुत कुछ हासिल भी किया है। स्वयं द्वारा संचालित अनेक संस्थानों के सहकर्मियों सहित देश प्रदेश के हजारों शुभचिंतकों से अनवरत आदर भाव पाते रहते हैं, किंतु इनके हृदय के मानस द्वार पर कभी दंभ ने दस्तक नहीं दी। वे अपने संघर्ष व कठिनाइयों की चर्चा भी बेहद सहज और सामान्य ढंग से करते हैं। खुद को हीरो साबित करने की वाक्पटुता इनकी जीभ को शायद कसैला कर देती हो, इसलिए सारा श्रेय अपनी आस्था के माथे पर पटक कर वे बच्चों की तरह मासूम बन जाते हैं। साहित्यिक लहजे में कहें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह का जीवन एक अच्छी कविता की तरह है, जिसमें बाल मनोविज्ञान का आवश्यक मिश्रण तो है ही, आस्था की डोर पर कठिन सर्कस का प्रदर्शन भी है। मीठा, सरल और तरल व्यक्तित्व इनके भीतर की संवेदना का प्रतिबिंब है। इसके विपरीत इनका कार्मिक पक्ष घनघोर संघर्षशील छवि से परिचित कराता है। प्रतिदिन सैकड़ों किलोमीटर की स्वदेश्य यात्राएं, सभा गोष्ठियों में प्रमुख भागीदारी, जिम्मेदार व जवाबदेह लोगों से मुलाकातें, अनेक बड़े संस्थानों को संरक्षकीय विमर्शदान, उत्तर प्रदेश वित्तविहीन शिक्षक महासभा के अध्यक्ष के रूप में संगठन हितों के संरक्षणार्थ संघर्ष, स्वाध्याय के बल पर लगभग दर्जन भर पुस्तकों का सृजन व प्रकाशन और अनेक व्यक्तियों व संस्थाओं का आतिथ्य स्वीकार करने के अतिरिक्त पारिवारिक जिम्मेदारियों व सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वहन इनके व्यक्तित्व को विरल बनाता है। निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मने के कारण इन्होंने संवेदना का तार अपने श्रम की तरह कभी टूटने नहीं दिया और गरीबों व असहायों की मदद के लिए यथासंभव स्वयं को सदैव तत्पर रखा। कमजोर लोगों को आर्थिक सहयोग देते रहे और दिव्यांग व निराश्रित बच्चों को पूरी शिक्षा व्यवस्था का प्रबंध किया व कर रहे हैं। खेलकूद, साहित्य, संगीत व अन्य क्षेत्र के कुशल प्रतिभाओं को आर्थिक मदद व प्रोत्साहन द्वारा प्रेरित करते रहते हैं। वे सहृदयी व मृदुभाषी तो हैं ही, यथा सामर्थ्य वे कभी किसी को निराश भी नहीं करते। इनके पास शुभचिंतकों की बड़ी भारी संख्या है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकों के पाठकों की संख्या भी हजारों में है। जिस कार्य में भी हाथ लगाए सफलता ही हाथ लगी। कुशल अध्यापक के रूप में हजारों सुसफल विद्यार्थियों द्वारा आस्था के स्तर तक महान गुरुत्वाकर्षण के भागी बने और अनेक बड़ी संस्थाओं के स्वत्वाधिकारी संचालक भी। फिर भी कभी दंभ इनको छू तक नहीं पाया। गहरी आध्यात्मिक रुचि वाले राजेंद्र प्रताप सिंह निंदा रस से आनंद न लेकर एकात्म साधक के रूप में खुद को कर्म व सेवा के प्रति गंभीरता से समर्पित रखे, सत्य और निष्ठा की उंगली पकड़कर। शायद यही सबसे अहम कसौटी भी होनी चाहिए समाज में इंसान होने की। ज्ञान दान दे जाता है वो
मन पावन हो जाता है। ये जल जीवन महकाता है और मन पावन हो जाता है। जो ज्ञान दान दे जाता है वो जग में अमर कहलाता है। जो ज्ञान